सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर से यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने स्थितियों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया राशि तुल्य नवमांश का फलादेश में उपयोग। हमने पूर्व में भी समूह में लिखा था कि आप सभी सदस्य अपने अपने लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली को कक्षा में साथ में लेकर उपस्थित रहें। यह बहुत ही आसान है, यह बहुत ही आसान है। इसको राशि तुल्य नवमांश के लिए हम लोग अलग कुंडली भी बना सकते हैं, या इसी कुंडली पर हम लोग समझ सकते हैं। अगर अलग राशि तुल्य नवमांश के लिए अलग कुंडली बनाई जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो लग्न की जो राशि है, वहीं उस लग्न की कुंडली में भी राशि तुल्य नवमांश का जो कुंडली हम लोग बनाते हैं, वह लग्न की राशि वहीं रह जाती है। कौन सी राशि रह जाएगी? तो अब लग्न कुंडली में कौन सी राशि लग्न में है? कर्क राशि। कर्क राशि है तो कर्क राशि ही रह जाएगा। और फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 हो गया। अब इसमें ग्रहों को हम कैसे लिखते हैं? तो ग्रह को लिखने के लिए नवमांश कुंडली लेते हैं। अब 1 नंबर की नवमांश कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कहाँ है? मेष राशि में है। नवमांश कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कहाँ है? मेष राशि। मेष राशि में। तो राशि तुल्य नवमांश वाली कुंडली में मेष राशि जहां है, वहां पे देवगुरु बृहस्पति हो गए। यानी कि देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में आ गए, राशि तुल्य नवमांश में। यही तो। अब चंद्रमा यहाँ पर नवमांश कुंडली में कर्क राशि में है, तो राशि तुल्य नवमांश वाली कुंडली में चंद्रमा कहाँ चला जाएगा? लगन में। लग्न में आ गया। जी। इसी प्रकार से किसी भी ग्रह को, अब यहाँ राहु देव नवमांश कुंडली में 5 नंबर की राशि में है, तो राहु देव कहाँ चले जाएंगे? द्वितीय भाव। दूसरे भाव में। बस हो गया। यही राशि तुल्य नवमांश की कुंडली है। यही है राशि तुल्य नवमांश की कुंडली। और इसका फलादेश में आए दिन हम लोग उपयोग करते हैं। फलादेश में हम लोग आए दिन उपयोग करते हैं, परंतु इसकी बेस की बातों को हम लोग चर्चा नहीं करते। बेसिक की बातों, प्रारंभिक बातों। तो यह कुंडली बन गई। इसका फलादेश में उपयोग कैसे करेंगे? अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि वर्तमान में आप लोग की किस ग्रह की दशा चल रही है। कोई भी एक सदस्य बोले आज की कक्षा चर्चात्मक होनी है, आज की कक्षा चर्चात्मक होनी है। बुध में मंगल की है सर। बुध की महादशा में मंगल की अंतरदशा। मंगल की अंतरदशा है। अब मंगल आपके नवमांश कुंडली में किस राशि में है? मंगल चौथी राशि में है। कर्क राशि में है नवमांश जी कुंडली जी में। जी जी। अब यह कर्क राशि, अब यह कर्क राशि नवमांश कुंडली में हो गया। तो अब राशि तुल्य जो, अब हम लोग नवमांश की बात करते हैं, तो राशि तुल्य नवमांश की लग्न कौन होता है? कर्क ही होता है। मतलब कि जो D1 का जो लग्न है वही लग्न है। जी जी। तो अब हम कर्क राशि को लग्न कुंडली में देखेंगे कि कहाँ है? लगन में ही है सर। लगन में ही। अब इस राशि को देखें, इस राशि को देखें कि क्या यह राशि में लग्न कुंडली में कोई शुभ ग्रह है? नहीं सर, मंगल ही है खाली। यहां भी मंगल है। और किसी ग्रह से क्या दृष्ट है? नहीं सर, किसी से दृष्ट नहीं है।
तब तो यह आपके कुंडली में यह एक सामान्य नियम हो गया, लागू हो गया कि यहाँ पे मंगल वर्गोत्तम हो गए। यहाँ भी लग्न कुंडली में भी 4 नंबर की राशि में है और यहाँ भी 4 नंबर की राशि में है। नहीं, लगन कुंडली में तो सर नहीं है ना, वहाँ पे लगन कुंडली में तो अलग है, इसमें तो राशि तुल्य नवांश में हुए सर। फिर गड़बड़ हो गया, पुनः बेसिक से चलिए। और ये कुंडली हमने बनानी पड़ेगी वरना समझ में नहीं आएगा। ये तो इनकी कुंडली बना लीजिए आप दोनों, तब समझ में नहीं, आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हमने पूछा कि आपकी अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, आपने कहा मंगल की चल मंगल रही की, जी है। जी जी। हमने पूछा नवमांश कुंडली में मंगल कहाँ है, तो 4 नंबर आपने राशि में। तो आपने कहा कि मंगल कर्क राशि में है। जी जी फिर मैंने कहा कि लग्न कुंडली में वह 4 नंबर की राशि कहाँ है, तो आपने कहा लग्न में है। जी, लगन में है। तो अब हमारे कहने का मतलब यह है कि यह कर्क राशि जो लग्न में है, तो लग्न को कौन कौन ग्रह देख रहे हैं? लगन में शनि है सर और सूर्य देख रहा है। लग्न में शनि देव है, सूर्य देव देख रहे हैं, और बृहस्पति भी देख रहे हैं, पांचवी दृष्टि से। बृहस्पति भी देख रहे हैं। तो फिर यह कर्क राशि शुभ हुआ या अशुभ हो गया? मंगल नहीं है सर कर्क में, शनि है। ठीक है, तो कर्क मंगल को हटाइए ना, जी 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 शनि को तो बिठाएंगे। जी जी जी। यहाँ पे शनि हो गया। हम्म, अब यह निर्णय करना है कि यह कर्क राशि शुभ स्थिति में है या अशुभ अशुभ स्थिति। जी जी अशुभ स्थिति में। अब निर्णय करें। तो नियम यह है कि जिस राशि को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, जिस भाव को भी उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं, जी जी वह राशि शुभ हो गया, वह भाव शुभ हो गया। जी जी, शुभ हो गया। सूर्य देव देख रहे हैं अपने मित्र की दृष्टि से, यह भी शुभ हो गया। जी जी। दो दो शुभता हो गई। हम्म शनि यहाँ पर अष्टमेश होकर बैठे हुए हैं, तो इनकी भी अशुभता देखनी होगी। जब शुभता अशुभता की बात आ जाएगी तब तो हम्म। पूरा देखना पड़ेगा ना। जी जी जी। शनि वक्री है सर इसमें। तो बकरी है तो बलवान भी हो गए। जी जी तो जब यहाँ बकरी होकर के बलवान हो गए, तो ये तो पापग्रह है, खराब कर रहे हैं। जी जी। चंद्रमा की स्थिति फिर तब देख ली जाएगी, क्योंकि लग्नेश तो चंद्रमा ही है कि चंद्रमा अष्टम में है सर। अष्टम में है। तो चंद्रमा अष्टम में होना का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा क्षीण हो गया, भाव का स्वामी। अष्टम में छीड़ हो गया। जी जी हम भाव को नहीं देखेंगे कि हम चंद्रमा का फल नहीं देख रहे हैं, जी हम चंद्रमा के बल को देख रहे हैं। तो जब बल देखना हो तो भाव नहीं देखा जाता, उनकी शुभता अशुभता सूर्य से दूरी देखी जाती है। जी जी तो अब जो राशि को हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में जो ग्रह, जिन ग्रहों की अंतरदशा है, क्योंकि अंतरदशा ज्यादा प्रभावी होती है महादशा के अपेक्षाकृत। महादशा तो लंबे दिनों के लिए होता है, उतना जी अनुभव नहीं हो पाता, लेकिन अंतरदशा कुछ समयों के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए या एक आध दो वर्षों के लिए होता है, तो वो आप परिख में आ जाता है। तो यह राशि सामान्यतः अगर दो सूर्य देवगुरु बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है, तो यह भाव भी दो प्रकार से अशुभ हो रहा है। जी। दो प्रकार से भाव अशुभ हो रहा है। अशुभ हो रहा है। जब भाव का स्वामी ही अशुभ हो जाए, भाव में पाप ग्रह हो, तो उसके अंदर में तो आत्मबल ही नहीं रहा ना। जी जी तो आपकी मंगल की दशाएं अंतरदशा जब से चली है, तब से थोड़ा सा कुछ न कुछ ऐसे कार्य धंधे हो जाते होंगे जो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। सामान्यतः। जी ले, गुरु जी। लेकिन पूरा प्रभावित नहीं हो पाता, देवगुरु बचा लेते हैं। जी जी यानी कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे कार्य धंधे देखने को मिलते होंगे, लेकिन अंतिम अंतिम क्षण तक व्यक्तित्व प्रभावित। नहीं होता। क्या यह बातें लागू हो रही है? जी 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 तो इस ओवरऑल 5-7 मिनट की परिचर्चा में हम लोगों ने क्या सीखा?
अगर यही देवगुरु बृहस्पति नहीं देख रहे होते तब क्या होता? परेशानी आती ज्यादा। तो जो व्यक्ति, क्योंकि लग्न भाव क्या है, लग्न हमारे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। जी लग्न हमारे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है, लग्न हमारे स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है, लग्न हमारे मान सम्मान का भी प्रतिनिधित्व करता है। अब यही देवगुरु बृहस्पति के द्वारा दृष्ट नहीं होता तो इन मंगल की दशाओं में, चाहे यह मंगल अब अच्छी स्थिति में हो या बुरी स्थिति में हो, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके या विपरीत परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि व्यक्ति तो प्रभावित होने की संभावनाएं हैं, परंतु कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ ज्ञान ऐसा मिल जाता है जिस पर आप अमल करते हैं, व्यक्ति तो बिल्कुल प्रभावित नहीं हो पाता। चलिए, तो एक दो वाक्यों में यदि हो सके तो जो हम लोगों ने 5-7-10 मिनट जो चर्चा करके जो तो सर ये इसमें हम कैसे फलित कर पाएंगे? अंतरदशा ये मंगल की अच्छी जाएगी या मतलब सामान्य जाएगी फिर ये? वो तो प्रश्नों के आलोक में। जी जी। अब किस प्रकार का प्रश्न है, उस आलोक में एक ग्रह के पास में कई कई जवाबदेहियां होती है। हमारे जीवन में असंख्य कार्य हैं और ग्रह मात्र 9 है। जी जी। अपने आप जो हम लोगों ने चर्चा किया, इसको एक दो वाक्यों में आप बोले कि हम लोगों ने इतने देर के चर्चा में क्या सीखा। सर हमने ये सीखा कि हम जो हमारा जो नवांश कुंडली में जिसकी अंतर्दशा चल रही है उसको नवांश कुंडली में हमने देखा, और नवांश कुंडली में वो जिस राशि में उस राशि को हम D1 में ले गए, तो D1 में हमने देखा कि उस पर क्या क्या शुभ प्रभाव है, क्या क्या अशुभ प्रभाव है, उसके हिसाब से अंतर्दशा को हम फलित करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, और लगभग कोशिश जो करते हैं तो उसमें ये जो कहिएगा कि 100% वही बात होगी, ये संभव नहीं है। क्योंकि दशा फलित करने के लिए कई नियम है, दशा फलादेश करने के लिए कई नियम है, कई कई विषय वस्तुएं हैं, सभी जगह से थोड़ा थोड़ा आता है, फिर उसके बाद में एक निष्कर्ष बन के निकलता है। क्योंकि मंगल की अंतरदशा है, तो मंगल तो यहाँ पे खैर आपके योग कारक ग्रह है, लेकिन अब किस भाव में बैठे हैं मंगल? 11वें भाव में बैठे, लगन में 11वें में बैठे। हाँ, तो वो तो खैर अच्छा भाव हो गया, 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह अच्छे फल देते हैं, यह भी अच्छा हुआ। अगर वह अब मंगल किसी ग्रह से पीड़ित हो जाए, चाहे कुछ भी हो, एक सामान्य सी नियम है कि अंतरदशा स्वामी अगर अच्छी स्थिति में नहीं होता है तो उसका फल थोड़ा गड़बड़ मिलता है। लग्न कुंडली में महादशा स्वामी से यदि वह अंतरदशा स्वामी 6ठे 8वें 12वें होता है तो अच्छा फल नहीं देता। ये सभी नियम है ना। तो इन सभी नियमों को एक जगह करने के बाद में जो निष्कर्ष निकलेगा वही तो परिणाम हुआ ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप कहते हैं कि सब्जी में नमक डालने से इस प्रकार का स्वाद होता है, ठीक है, अगर उसमें थोड़ा सा इलायची डाल दिया जाएगा तो फिर परिणामों में परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। नींबू का रस निचोड़ दिया जाए तो उस 2-4 बूंद नींबू का रस डाल दिया जाए तो फिर स्वाद में परिवर्तन नहीं होता चला जाएगा। तो जितने नियम हम लोग जानेंगे, जितने नियम हम सभी जानेंगे, जितने अधिक से अधिक नियमों का उपयोग करेंगे उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। जी। अब कोई अन्य सदस्य बोले, एक दो सदस्यों पर और चर्चा कर लेते हैं ताकि यह विषय वस्तु एकदम कंठस्थ हो जाए। जी। गुरुजी, ये दशा और अंतरदशा का फलित करने के लिए हमेशा D1, D9 और राशि तुल्य बनाने ही पड़ेंगे? ना बनाने नहीं पड़ेंगे ना, वो बनाना ही नहीं है। अभी एक दो व्यक्ति की और चर्चा हो जाएगी, अपने आप सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बनाना ही कोई कुंडली नहीं है। ठीक है। कोई सदस्य अपनी महादशा अंतरदशा बोले। गुरुजी, शनि में राहु चल रहा है। शनि में राहु चल रहा है जी गुरुजी। राहु देव आपके नवमांश कुंडली के किस राशि में है? गुरुजी, मिथुन राशि में है। मिथुन राशि है। लग्न कुंडली में मिथुन राशि किस भाव में है? गुरुजी, सप्तम भाव में है। मिथुन राशि सप्तम भाव में है। जी गुरुजी। तो यह सप्तम भाव में जो मिथुन राशि हुआ, यह सप्तम भाव आपके कुंडली में शुभ है, शुभता वाली स्थिति है, यानी कि शुभ ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है, पाप ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है, यानी कि शुभ प्रभावित है या अशुभ प्रभावित है? यहाँ
इसके ऊपर कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन पाप कर्त्री में है। अच्छा, दृष्टि नहीं है लेकिन पाप कर्तरी जी है। जी। चलिए, अब यहाँ पर कोई ग्रह भी नहीं बैठे। नहीं गुरुजी। अच्छा, तो थोड़ा सा इसके शुभता शुभता के लिए बुधदेव को भी ले लें। बुधदेव कहाँ पे है? बुधदेव कहाँ पे है सो मैं नहीं पूछता, बुधदेव की स्थिति कैसी है, शुभ है या अशुभ है? शुभ है। बुधदेव की स्थिति शुभ है। तो अब यहां से निर्णय यह बन के निकला कि भाव का स्वामी यदि कहीं भी है, शुभ स्थिति में है, तो भाव का स्वामी भाव के कार्यों को मैनेज करने का काम करता है, देख रेख करने का काम करता है, उसको बिगड़ने देने से रोकता है। भाव का स्वामी भाव के कार्यों को खराब होने से बचाने का प्रयास करता है। जी। तो यहां से यह शिक्षा मिली कि सप्तम भाव से संबंधित समस्याएं मतलब कि बचाने का प्रयास, तो प्रयास तो व्यक्ति स्वयं करेगा। अब पाप कर्तरी में होने का मतलब भाव खराब हो गया, भाव खराब हो गया। खराब हो गया। राहु की अंतर्दशा चल रही, तो यदि इस प्रकार की स्थितियां हो, अगर मान लिया जाए कि जिस व्यक्ति की अंतर्दशा जिस ग्रह की चल रही हो, अगर राहु की ही चल रही हो और वह मिथुन राशि में है, मिथुन राशि उनके कुंडली के 7वें भाव में चल रहा है, तो विवाह यदि ठीक करते हैं ना, जी। अगर शादी नहीं हुई है, विवाह की बातें आगे चल रही है, तो वो जल्दी आगे नहीं बढ़ पाती है, जल्दी आगे नहीं बढ़ पाती हैं। नहीं बढ़ पाती है। एक तो सभी किसी की तो शादी की बात की आप से नहीं पूछे जाएंगे। अगर विवाह शादी हो गया है तो अगर विवाह शादी हो गया है तो दाम्पत्य जीवन, जी। तो अगर यह भाव शुभ है, अगर भाव शुभ है तो भी अगर दशा चल रही है राहु की, राहु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, भाव शुभ प्रभाव मैंने सप्तम भाव की राशि में नवमांश कुंडली में है और वह राशि सप्तम भाव में पड़ी हुई है और यह राशि शुभ प्रभावित है, तो विवाह इत्यादि करने में यानी कि विवाह के लिए मुहूर्त निर्धारण में या विवाह की बात आगे बढ़ाने में समस्याएं नहीं आएंगी। सकारात्मक दिशा से सब कुछ आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर वह राशि खराब है, मतलब कि राशि पाप प्रभावित है, तो समस्याएं आएंगी। यह तो शादी के लिए बात हो गई। और यदि शादी हो चुका है तो अगर यह भाव पीड़ित हो गया तो दाम्पत्य जीवन में हल्का फुल्का समस्याएं, क्योंकि पाप कर्तरी में समस्या दिखेगा ही दिखेगा, होगा ही होगा, लेकिन व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक से उन समस्याओं का समाधान करते हुए आगे निकल जाएगा। वैसी कोई बात नहीं होगी जिसके लिए हमें कहीं जाना आना पड़े, किसी को कहना पड़े। लेकिन अगर यह भाव भी पाप कर्तरी में है, इसके स्वामी नीच के भी हो गए चाहे पीड़ित हो गए, भले अब राहु देव सप्तम भाव को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 नंबर की राशि में नवमांश कुंडली में है, तो यह 3 नंबर राशि अगर 7वें भाव में है तो दाम्पत्य जीवन में समस्या है। 7वें भाव से साझेदारी भी देखी जाती है, व्यापार इत्यादि की, दुकानदारी इत्यादि की, तो साझेदारी में भी गड़बड़ होने की आशंका है। अगर 3 नंबर की राशि खराब है, भाव खराब है, तो अगर भाव शुभ है तो साझेदारी करने से मतलब इन दशाओं में साझेदारी से अत्यधिक लाभ होने की भी संभावना है। अच्छा बुरा सब। चलिए एक और 2 सदस्य बोल ले, फिर इसके बाद में हम लोग इस सूत्र को पूरा समझ जाएंगे। गुरुजी सूर्य में मंगल की है। सूर्य में मंगल की है, तो मंगल आपके कुंडली में नवमांश कुंडली में मंगल देव किस राशि में है? मंगल देव मकर राशि में है। मकर राशि में है, तो नवमांश में तो उच्च के हो गए। जी गुरुजी। तो उच्च के ग्रह नवमांश में हो जाने से वह उच्च के जैसा फल देता है अपनी दशाओं में। गुरुजी वक्री भी है। वक्री है तो नीच के जैसे फल दे दिया, यानी फल गड़बड़ हो गया। जी गुरुजी। अब यह 10 नंबर की राशि लग्न कुंडली में कहाँ है, किस भाव में है? तीसरे भाव में। तीसरे भाव में है।
तीसरा भाव कैसा है, सुप्रभावित है या सुप्रभावित है? कोई दृष्टि नहीं है गुरुजी इसके ऊपर। और तीसरे भाव के जो स्वामी है शनिदेव वो सप्तम में बैठे हैं। न, अगर यह भाव, इस भाव पर किसी भी शुभग्रह का प्रभाव नहीं है ना, नहीं गुरुजी, किसी का भी नहीं है। किसी भी पापग्रह का भी प्रभाव नहीं है ना? नहीं गुरुजी। नहीं। अच्छा, जब शुभग्रह पापग्रह किसी का प्रभाव न हो तो फिर इसके स्वामी को हम लोग देख लेते हैं कि इनकी स्वामी की स्थिति कैसी है। तो 10, 11, 12, 1, 2, तो 2 नंबर की राशि में शनि देव है, राशि आधारित तो ठीक है। क्या शनि किसी अशुभ ग्रहों से पीड़ित तो नहीं है? शनि गुरुजी शुक्र और बुध के साथ बैठे हैं। तो शुक्र और बुध के साथ में बैठे हैं, तो शुक्र बुध तो शनि के मित्र ही हैं। जी गुरुजी। और शनिदेव वृषभ राशि में है बैठे हुए, तो भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं। जी। तो इस स्थिति को शुभ कहेंगे या अशुभ कहेंगे? लेकिन गुरुजी मंगल देव भी देख रहे हैं ना, लगन में बैठे हैं मंगल देव D1 में, हाँ, तो वो देख रहे हैं। तब तो मंगल देव अगर शनि को, हाँ मंगल देव देख रहे हैं, तब तो फिर खराब हो गया ना। जी गुरुजी। शनि खराब हो गए कि नहीं हो गए? जी। मंगल भी खराब हो गया। यानी कि ओवरऑल जब यह राशि सामान्य स्थिति में है, न शुभग्रह की दृष्टि है न पापग्रह की दृष्टि है, यहाँ से उहा को हुआ, तो फिर इस राशि के स्वामी को देखेंगे क्या यह राशि का स्वामी शुभ है या शुभ है। तो शनि तो खराब हो गया। अब यह तीसरे भाव में है, अब यह तीसरे भाव में पड़ रही है। तो तीसरा भाव मेरा खराब हो गया। अब यह मंगल की दशाओं में भले ही यह कुछ भी हो, तो तीसरे भाव से संबंधित समस्याएं आएंगी ही आएंगी। भले मंगल देव तीसरे भाव को नहीं देख रहे हो या देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी गुरुजी। अब चाहे भाई बहन हो या तीसरे भाव से हम स्वजन का भी विचार करते हैं, भावोत भावों के हिसाब से, या दूसरे से दूसरा भाव भी है, दूसरे से दूसरा। जैसे पढ़ाई के लिए हम लोग पंचम से पंचम देखते हैं ना, जी गुरुजी। नौकरी व्यापार इत्यादि के लिए 10वें से 10वें देखते हैं ना, जी गुरुजी। घरेलू सुख के लिए चौथे से चौथे देखते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से हम घरेलू सुख शांति इत्यादि के लिए अपने स्वजनों के लिए यहाँ भी दूसरे से दूसरे देखेंगे, दूसरे से दूसरा देखेंगे। तो यह तो हमारे परिवार का भाव हो गया, स्वजनों का भाव हो गया, यह हो गया सब खराब। तो भाई बहन या स्वयं का पराक्रम भी उतना अच्छा नहीं, यानी पराक्रम उत्साह में मन नहीं लगना। हम कोई काम करते हैं तो ऊर्जा के दृष्टिकोण से नहीं, मन में थोड़ी एक शिथिलता की भावना आना, स्किल का जब हम उपयोग करते हैं तो वहां पे भी स्मरण में स्किल न रह पाना इत्यादि होने की संभावनाएं बनती है। जी गुरुजी। क्या यह बातें आप पर लागू हो रही? जी गुरुजी, जिनकी ये कुंडली है उन पे बिल्कुल लागू हो रही है। चलिए ठीक है। तो कहने का मतलब हम लोगों ने क्या सीखा? कुछ सूत्र ऐसे होते हैं कि एक ही सूत्र पर कम से कम कई बार आवृत्ति करने पर हम लोगों को बातें समझ में आती है। उस सूत्र को लिखे नहीं जा सकते, या लिखे तो जा सकते हैं लेकिन थोड़ा लंबा चौड़ा पे सीधा हो जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? कोई भी अन्य सदस्य जरा सा अपनी बातों को रखे कि हम लोगों ने क्या सीखा।
अभिषेक जी आप बोल पाए, बोलेंगे? गुरु जी प्रणाम। गुरु जी बाहर थे पूजन। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। किरण बिश्नोई जी आप अपना विचार देंगे इस विषय वस्तु पर कि गुरुजी हम इन्होंने इन्होंने जैसा बताया है कि इनका जो नहीं 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 नहीं, हमने यह कहा, अब बात उनकी नहीं है, हम लोगों ने इनके कुंडली पर डिस्कस करने के बाद में हम लोगों ने क्या सीखा। गुरुजी सबसे पहले तो नवमांश में ग्रह की स्थिति कैसी है और वो D1 में कहाँ बैठा हुआ है, किस भाव में है, उसका प्रभाव क्या रहेगा, उसके अनुसार हमने फलित किया है। चलिए ठीक है, अब अभी हम आप लोगों के प्रत्युत्तर से पूर्ण ये नहीं हो पाए। कोई अन्य एक सदस्य और बोले कि उनकी किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। गुरु जी शनि में बुध। बुध देव की अंदर चलिए, अब हम लोगों का यह क्लियर हो जाएगा। तो बुध देव नवमांश कुंडली में किस राशि में है? कन्या। कन्या राशि में है, अपनी उच्च राशि में हो गए, सामान्यतः अच्छे फल प्रदाता हो गए ना। जी। अब यह कन्या राशि लग्न कुंडली में देखें कहाँ पे है? लगन में। लग्न में है। लग्न को कौन सा ग्रह, मतलब कि अब यह कन्या राशि लग्न में या कन्या राशि जिस भाव में है वह भाव शुभ है या अशुभ है? मिश्रित है। मिश्रित है। अच्छा बुरा कुछ नहीं कहा जा सकता ना। मतलब गुरु वक्री बैठे हैं केतु के साथ में। ठीक है, अच्छा बुरा दोनों है तो ठीक है, और मिश्रित। और वक्री शुक्र और राहु की दृष्टि है। चलिए तो मिश्रित ही हो गया ना। तो अब यह बतलाइए, हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि नवमांश कुंडली में यदि कोई ग्रह उच्च के होते हैं तो अपनी दशाओं में उच्च के जैसा फल देते हैं ना। लेकिन आपको अब यहाँ पर जो बुधदेव नवमांश में जिस राशि में बैठे हुए हैं वह राशि लग्न में है और मिश्रित है रूप में है, तो यह बुध की अंतर्दशा आपको मिश्रित ही दिखता होगा, कोई खास उतना लाभ नहीं जितना कि उच्च के होने का मिलना चाहिए। जी सही बात है, बिल्कुल सही बात है गुरुदेव, लागू हो रहा है। तो यह तो स्पष्ट हो गया। इसको हम इसी को कहते हैं राशि तुल्य नवमांश का फलादेश में उपयोग कैसे करें, तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा। अब यहाँ पर एक विषय वस्तु रह जाती है कि यदि नवमांश वाला ग्रह, नवमांश में जो ग्रह किसी भी ग्रह को ले लेते हैं, वह ग्रह नवमांश में जिस राशि में है वह राशि यदि लग्न में पड़ता है, अगर लग्न शुभ हो, नवग्रह जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है वह ग्रह नवमांश कुंडली में जिस राशि में है वह राशि यदि लग्न में पड़ती है और लग्न शुभ है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, मान सम्मान भी बढ़ती है, व्यक्तित्व भी अच्छा होता है। अगर यदि पहले से कोई बीमारी आ रही है लंबे दिनों से तो इन ग्रहों की दशाएं चलने पर अच्छा लाभ होता है। यदि वह लग्न में जो वह राशि है या पड़ रहा है, अगर लग्न पापग्रह से प्रभावित है तो उस ग्रह की दशा में व्यक्ति के स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, मान सम्मान भी प्रभावित हो सकती है, व्यक्ति तो प्रभावित हो सकता है। अब सभी चीजों में से कोई एक चीज तो प्रभावित होगा ही होगा। अगर हमने कह दिया कि व्यक्ति तो प्रभावित होगा, मान सम्मान प्रभावित होगी या स्वास्थ्य प्रभावित होगा, अगर छठा भाव शुभ हो गया तो फिर स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होगा, अगर 10वां भाव शुभ है तो फिर व्यक्ति तो प्रभावित नहीं। तो सभी कुंडलियों में सभी भाव तो अच्छे नहीं होते ना कोई तो खराब होगा। अगर 10वां भाव थोड़ा खराब है तो मान सम्मान खराब हो जाएगा, छठा भाव थोड़ा खराब है तो स्वास्थ्य हानि दे देगा। अब यही यदि जो ग्रह जिस ग्रह की दशा चल रही है, अगर वह ग्रह जिस राशि में है नवमांश में अगर वह दूसरे भाव में पड़ता है तो धन संपत्ति, कुटुंब, स्वजन,
में वृद्धि होना या हानि होना। अगर अच्छी स्थिति में है तो धन संपत्ति कुटुंब स्वजन की वृद्धि होगी, खुशहाली होगी, उनसे मेल मिलाप बढ़ेगा। यदि दूसरे भाव में वह राशि है गड़बड़ हो रहा है तो धन संपत्ति कुटुंब स्वजन इत्यादि से मतभेद। तीसरे भाव में यदि वह राशि पड़ रही है, जो भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, चाहे वह तीसरे भाव के स्वामी हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीसरे भाव को वह देख रहे हो ना देख रहे हो, कोई फर्क नहीं। तो भाई बहन या स्वयं का पराक्रम या स्वयं का स्किल पावर इत्यादि में कमी आ जाना। अगर शुभ है तो भाई बहनों से सहयोग, स्वजनों से सहयोग इत्यादि। अगर वही चौथे भाव में आ रहा है, अगर चौथा भाव शुभ है, ठीक है, तो माता वाहन सुख लोकप्रियता इत्यादि में वृद्धि होना, यानी कि चौथे भाव से जिन चीजों का विचार करते हैं उनमें वृद्धि होना। अगर वह ग्रह की जो दशा चल रही है उसकी नवमांश राशि यदि चौथे भाव में पड़ता है और चौथा भाव पीड़ित है तो इसकी खराबी है ना। भले ही वह ग्रह चौथे भाव को नहीं देख रहा है, चौथे भाव में नहीं बैठा हुआ है, तो यहां से हम लोगों ने यह सीखा कि कोई भी ग्रह की जब अंतरदशा दशा चलती है तो वह जिस भाव में बैठे हुए हैं उस भाव का भी फल देते हैं, देंगे कि नहीं देंगे, और अन्य किस भाव का फल दे देंगे, इसे भी विचार करना चाहिए कि नवमांश में जिस राशि में होते हैं उसका भी फल देते हैं। अगर पंचम भाव में अगर वही राशि बन जाती हो तो संतान बुद्धि शिक्षा में वृद्धि, आकस्मिक धन लाभ में वृद्धि। अगर पांचवा भाव खराब हो जाए और उस ग्रह की अंतरदशा चल रही हो, अब जैसे बुध की ही अंतरदशा चले, अब 8 नंबर की राशि में यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, चलिए यदि बुध देव यहीं पे होते, 8 नंबर की राशि में बुध देव होते और वह नवमांश कुंडली में 8 नंबर की राशि में, वह 8 नंबर की राशि यहाँ पर है, आ गया, तो बुध देव की अंतरदशा में क्या होगा, आकस्मिक धन लाभ में वृद्धि होगी या हानि होगा, फिर वृद्धि होगी। वृद्धि होगी, क्योंकि बुध आकस्मिक धन लाभ के प्रदाता भी है, यहाँ पर राहु भी बैठा हुआ है, तो लाभ के लिए तो अब बुध पंचम भाव में भी नहीं है, बुध पंचम भाव को देख भी नहीं रहे हैं, बुध का पंचमेश से संबंध भी नहीं है। लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने 3 व्यक्तियों की कुंडलियों पर इस सूत्र को लगाया, तो यदि इस प्रकार के प्रश्न हो और बुध की ही अंतरदशा चल रही हो तो आकस्मिक धन लाभ के बारे में अगर हम फलादेश करते हैं, सुझाव देते हैं, तो इन तीनों कुंडलियों के आकलन के आलोक में सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी गुरु जी। अगर यहीं वह राशि यदि छठे भाव में पड़ती है तो रोग ऋण शत्रु इत्यादि में वृद्धि या कमी। अगर वही ग्रह 9 नंबर की राशि में हो और 9 नंबर राशि शुभ हो तो रोग की कमी होगी, कर्ज की समाप्ति होगी, शत्रुओं से जो भी अगर झगड़ा वाद विवाद चल रहा है उसका समाप्ति होगा, समाधान होगा। यदि अगर यह छठा भाव पीड़ित हो जाए, संबंधित ग्रह जिस नवमांश में जिस राशि में बैठे हुए हैं वह राशि यदि छठे भाव में पड़ा हुआ है, अगर वह पीड़ित है राशि, तो इन चीजों में वृद्धि होगी। 7वें भाव के लिए हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया है कि विवाह होने में समस्याएं या जीवन साथी से मनमुटाव या साझेदारी व्यापार इत्यादि में समस्याएं। यदि वह राशि 8वें भाव में पड़ रहा है, अब 11 नंबर की राशि में या केतु देव है, 11 नंबर की राशि में केतु देव है और वह राशि यहां पड़ा हुआ है 8वें भाव में, यहाँ मंगल भी है, शनि भी है, सूर्य भी है, तो यह राशि पीड़ित हुआ या अच्छा हो गया? पीड़ित हुआ। राशि पीड़ित हो गया क्योंकि शनि जो है यहाँ अस्त है, मंगल के साथ है, मंगल शनि में आपसी शत्रुता है, सूर्य भी यहाँ पे है, सूर्य के द्वारा भी यह राशि पीड़ित हो गया तो खराब हो गया। तो केतु की दशा में क्या होगी, केतु की अंतरदशा आएगी तो क्या होगा? गुरु जी, चोट भी लग सकती है, कोई बीमारी भी हो सकती है।
हाँ, चोट भी लग सकता है। आकस्मिक यह कानूनी प्रक्रिया के द्वारा मिलने वाला धन का है। वसीयत हम लोग कहाँ से देखते हैं? अष्टम भाव से ना। जी जी। तो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा धन लाभ हो गया ना। वसीयत को कानूनी प्रक्रिया के द्वारा धन लाभ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? जी गुरुजी कह सकते हैं। कह सकते हैं। तो जब भाव अच्छा हो गया तो कानूनी प्रक्रिया से धन लाभ, खराब हो गया तो कानूनी कानूनी प्रक्रिया से धन हानि होने की भी संभावना है। खराब होगा तो धन हानि, शुभ हुआ तो जी धन लाभ। जी। कोई ऐसा बीमारी होने की संभावना जो आयु को बाधा पहुंचाता हो या शरीर को काफी कष्ट पहुंचाता हो, थोड़ा लंबा दिन चले। अगर यही नवम भाव में आ जाए वह राशि, अगर शुभ हो तो भाग्य की वृद्धि करेगा, धर्म की वृद्धि करेगा, यात्रा से लाभ करवाएगा। अगर यही दसम भाव में हो जाए तो कैरियर, पद प्रतिष्ठा, व्यवसाय इत्यादि में वृद्धि करेगा। अगर वह दसम भाव में वह राशि हो जाए, जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है दसम भाव में, और वह नवमांश कुंडली में जिस राशि में हो, अब जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर की राशि है, 1 नंबर राशि में देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति की जब दशा तो नहीं, अंतर्दशा चलेगी, तो सामान्यतः कैसा होगा? अच्छा ही है, क्योंकि यह राशि शनि से लेकिन पीड़ित है। शनि से एक अस्त शनि की नीच की दृष्टि हो गया, खराब हो गया कि नहीं हुआ? जी गुरुजी। खराब हो गया। तो फिर देवगुरु बृहस्पति की दशा कैसी जाएगी? अच्छा नहीं जाएगा इनके कार्यों के लिए, और नहीं भी गया भी। अगर वही राशि 11वें भाव में पड़ती है तो 11वें भाव से आय, लाभ, शिक्षा की पूर्ति इत्यादि देखी जाती है, तो आय में कमी होने की संभावना है, आय लाभ कम होना, आय प्रभावित होना। इच्छा का पूरा ना होना, यानी कोई काम के लिए हम संकल्प के मन में इच्छा भी बनाए, उस हिसाब से काम भी कर रहे हैं, लेकिन वह काम का सफल ना हो। अगर वह राशि 12वें भाव में पड़ जाए, अब यही 3 नंबर की राशि है, किसी कोई भी ग्रह यहाँ पे 3 नंबर की राशि में नहीं। अगर बुधदेव ही बैठे हो या गुरु बैठे हो, शुक्र बैठे हो, शनि सूर्य कोई भी बैठे हो 3 नंबर की राशि में, अगर सूर्य ही बैठ गए या शनि और मंगल कोई बैठ, और इनकी अंतर्दशा चलेगी, और यह 3 नंबर की राशि 12वें भाव में आ गया। अगर 12वां भाव यदि पाप प्रभावित है तो अत्यधिक खर्च हो सकता है। अपरिचितों से हम मेल जितना बढ़ाएंगे उतना ही नुकसान होगा। हम अपरिचितों के बीच में जाके रहेंगे, काफी नुकसान। अगर वही राशि शुभ हो गया तो हम अपरिचितों से जितना मेल मिलाप बढ़ाएंगे उतना ही लाभ होता चला जाएगा। खर्च भी ऐसी जगह पर होगा जिसका सकारात्मक हो, इत्यादि ढेर सारी तरह। तो आज की कक्षा में जिन विषय वस्तुओं पर हम लोगों ने नवमांश कुंडली पर चर्चा किया, यह कहाँ तक कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा है बहुत गुरुजी, अच्छा पर गुरुजी। कुछ कंफ्यूजन भी है इसमें। तो कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अब हम अरविंद मित्तल जी से यह पूछना चाहेंगे कि हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा, तो एक ही सूत्र पढ़े ना हम लोग? जी गुरुदेव, राशि तुलना का उपयोग। राशि, हाँ, का उपयोग। तो अब ओवरऑल में 2-3 वाक्यों में आप तो खैर विद्या की राजधानी तो हम सभी, हम नहीं, हमारे ये अभिषेक जी कहते हैं कि विद्या की राजधानी वाराणसी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये हमारे विद्यार्थियों के लिए विद्या की राजधानी कोटा है, और आप कोटा से ही बिलोंग करते हैं ना? जी गुरुदेव, लेकिन अब तो अस्त हो गया मामला। तो हमेशा अब ग्रह गण भी जो है, ग्रह भी तो हमेशा उदय नहीं रहते हैं, वो भी तो समयानुसार अस्त होते ही हैं। जी गुरुदेव जी। तब जब ग्रह अस्त हो सकते हैं तो फिर क्या करना? तो चलिए ठीक है। तो अब आप 1-2 वाक्यों में इस सूत्र को ऐसे ढंग से सजा के बोलिए ताकि अन्य लोग इस सूत्र को नोट कर सके। गुरुदेव, जो आपने अभी तक बताया है उससे हमें ये समझ में आया कि राशि तुल्य नवांश का उपयोग जो है, हम ग्रहों की महादशा अंतरदशा के क्या फल हमें मिलेंगे, राशि तुल्य नवांश को
उपयोग में लाते हुए हम उनका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक अगर है। जिस हमने भाव में इसको देखा कैसे जाए वह बोला जाए ना। जी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई हमारी किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, वो ग्रह नवांश कुंडली में किस राशि में है, और अब वो जो नवांश कुंडली की राशि है उसको हम देखेंगे लग्न कुंडली में वो कहाँ किस भाव में स्थित है। हाँ जी। अब नवांश कुंडली में जिस भाव में वो स्थित है उस राशि पर पड़ने वाले हम प्रभाव को देखेंगे कि नवमांश कुंडली में देखेंगे उस राशि को या लग्न कुंडली में उस राशि को देखेंगे? जिस ग्रह की अंतर्दशा है वो ग्रह नवांश कुंडली में किस राशि में गया है ये देखेंगे सबसे पहले। हाँ जी। फिर नवांश कुंडली की वो जो राशि है वो लग्न कुंडली के किस भाव में गई स्थित हुई है तो वो हाँ देखेंगे। हाँ, सेकंड स्टेप यह भी ठीक। हाँ, फिर तीसरे स्टेज हम ये देखेंगे कि लग्न कुंडली में वो जो वो राशि जिस भाव में पड़ी है उस भाव पर क्या अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हाँ जी। अगर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो अंतर्दशा का फल हमें उम्मीद करते हैं कि अच्छा मिलेगा, और हाँ। अगर बुरा प्रभाव है तो बुरे फल मिलेंगे उस राशि के कारकत्वों के हिसाब से, भाव के भावों के भावेश के हिसाब से, और मिश्रित है तो फिर मिश्रित फल मिलेगा। चलिए, और यह हम लोगों ने लगभग कई कुंडलियों पर इन सूत्रों को लगाया जी, और हम लोगों ने लगभग पहुंच गए हम जहाँ तक पहुंचना था सीखने के उस पर। अब इसके बाद में अब दूसरा स्टेप आता है 64वां नवमांश। दूसरा स्टेप 64वां नवमांश। 64वां नवमांश भी उसमें कोई खास सूत्र नहीं है, कोई खास सूत्र नहीं। नहीं, सूत्र इसी प्रकार से है, लेकिन उस सूत्र की व्यापकता हम सबों को समझनी चाहिए और उस पर थोड़ा चर्चा हम लोग कर लेते हैं आज की भी कक्षा में, क्योंकि समय अभी है। नहीं, 8:20-25 हो गया, नहीं हुआ, कम से कम तो आधा घंटा चाहिए ही, तब तक तो 9 बज जाएगा। तो क्या करें, कल के लिए रहने दें? जी सर, कल के लिए कल देख लेंगे। अच्छा, तो अब हम 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर लें।